तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल समूह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, और इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में, उन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी वैल्यूज़ के बारे में। तो एमाइड के लिए जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू होती है आपके 1690 cm इनवर्स। और यदि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है तो हमें दो वैल्यूज़ प्राप्त होती है। फर्स्ट, यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा वो मोनोमेरिक फॉर्म में होगा, और मोनोमेरिक फॉर्म में इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी 1760 cm इनवर्स, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को नहीं मिलेगी। तब तो कार्बोनिल समूह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान 1760 cm इनवर्स हमें प्राप्त होगा। लेकिन यदि हमने कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले रखा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें डाइमर फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से। तो इस वजह से इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसका मान 1710 cm इनवर्स पे पहुंच जाएगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं अगले कार्बोनिल कंपाउंड की, कीटोन की। तो कीटोन के लिए जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू होती है 1715 cm इनवर्स। एल्डिहाइड में इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी 1725 cm इनवर्स। और अब बात करते हैं एस्टर की। तो एस्टर में CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान आपके 1735 cm इनवर्स पर मिलता है। फिर एनहाइड्राइड के लिए हमें दो एब्जॉर्प्शन बैंड देखने को मिलते हैं जो कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग के कारण हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें फर्स्ट जो वैल्यू है वो होती है हमें 1760 cm इनवर्स से प्राप्त होती है, और सेकंड जो वैल्यू है वो है 1810 cm इनवर्स। तो ये दो एनहाइड्राइड के लिए हमें वैल्यूज़ प्राप्त होती है 1760 और 1810। और लास्ट में हम बात करते हैं एसिड क्लोराइड की, जिसके लिए कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1800 cm इनवर्स हमें प्राप्त होती है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला फैक्टर कॉन्जुगेशन। तो यदि कार्बोनिल समूह के अल्फा बीटा स्थिति पर यदि हमारे पास में डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के कारण जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू 25 से 45 cm इनवर्स कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस डबल बॉन्ड के कारण कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा, और इस कॉन्जुगेशन के कारण जो कार्बोनिल पाई बॉन्ड है उसकी जगह पर हमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जिससे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 25 cm इनवर्स से 45 cm इनवर्स कम हो जाएगी। अब बात करते हैं सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म की। तो ड्यू टू लेस कॉन्जुगेशन सिस आइसोमर के लिए कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू
ट्रांस की अपेक्षा में ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये आप ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो वैसे कीटोन के लिए इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 1715। कॉन्जुगेशन के कारण इसकी वैल्यू 1690 CM इनवर्स पे हमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड के लिए। तो एल्डिहाइड के लिए इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 1725, लेकिन इस एरिल पार्ट के कारण इसकी जो वैल्यू है वो हमें 1700 CM इनवर्स पे प्राप्त होगी। और कार्बोक्सिलिक एसिड की यदि बात करें तो इसके लिए जो बेस वैल्यू जो होती है वो होती है 1710। और यदि कॉन्जुगेशन की फॉर्म में यहाँ पर यदि एरिल पार्ट हमने जोड़ दिया है तो इसकी जो वैल्यू है वो 1680 CM इनवर्स हो जाएगी। अब यदि हमने जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसका यदि एक्सटेंशन कर दिया है, इसको यदि बढ़ा दिया है, तो उस एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड के कारण कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर कोई विशेष प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान 1665 CM इनवर्स है। यदि आपने एक और डबल बॉन्ड यदि ऐड कर दिया तब भी इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें 1665 CM इनवर्स ही प्राप्त होगी। फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल की, ट्रोपोन की। तो ट्रोपोन के लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो हमें 1638 CM इनवर्स पर देखने को मिलेगी। वैसे तो आपको पता है जो कीटोन के लिए बेस जो वैल्यू होती है वो होती है 1715। चूँकि ट्रोपोन जो है वो हमें डाईपोलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में मिलता है। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर इसको एरोमेटिक जो नेचर है वो प्राप्त होता है। तो एरोमेटिसिटी की वजह से इसके लिए कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान 1715 से कम होकर 1638 CM इनवर्स पर पहुंच जाता है ड्यू टू एरोमेटिक ट्रोपोलियम सिस्टम। तो ये आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की, जिसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। तो हम एग्जांपल लेते हैं एस्टर का। तो एस्टर में इस ऑक्सीजन के -I इफेक्ट के कारण जो ये कार्बन समूह का जो ये पाई बॉन्ड है इसमें हमें स्टिफनेस देखने को मिलेगी, यानी ये और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी, जिससे कि फोर्स कांस्टेंट का मान बढ़ जाएगा और परिणाम स्वरूप इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान हमें 1735 CM इनवर्स पर प्राप्त होगा। ठीक है। और इसी प्रकार यदि बात करें एसिल क्लोराइड की, तो ड्यू टू -I इफेक्ट इसके लिए जो कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान है वो हमें 1800 CM इनवर्स पे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड फैक्टर की, जिसका नाम है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में हमें सबसे पहले हम एमाइड की बात करते हैं। तो ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट यानी नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है उसकी वजह से रेजोनेंस इसमें देखने को मिलेगा। और रेजोनेंस की वजह से जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा, जिससे कि स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान हमें 1690 CM इनवर्स पर प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं फेनिल एसीटेट की। तो इसमें इस ऑक्सीजन का -I इफेक्ट तो है, इसके अलावा इसकी जो लोन पेयर हैं
वो इस फेनिल रिंग में रेजोनेंस के द्वारा घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं। तो इसकी वजह से इस कार्बोनिल समूह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान जो होगा वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी 1735 से इसके लिए इसका जो मान होगा वो हमें प्राप्त होगा 1765 cm इनवर्स, यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये कार्बोनिल समूह। अब बात करते हैं अगले फैक्टर की, जिसका नाम है रिंग साइज इफ़ेक्ट। तो जो कार्बोनिल समूह जो होता है उसमें कार्बन का जो संकरण होता है वो हमें प्राप्त होता है sp2। अब जब इस कार्बन समूह को हम जब किसी रिंग में जोड़ देते हैं तो रिंग में जोड़ने से क्या होगा, जितनी ज़्यादा रिंग छोटी होती जाएगी तो उस रिंग में कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाने के लिए p जो ऑर्बिटल है उनका यूज़ भी बढ़ जाएगा। और इसके साथ क्या होगा, जो कार्बन के पास में जो पाई बॉन्ड के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उसमें s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, और s कैरेक्टर के बढ़ने से कार्बन समूह का ये जो पाई बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो और भी कम हो जाएगी। इस वजह से जैसे जैसे रिंग का साइज छोटा होता जाएगा वैसे वैसे कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और कीटोन और एस्टर के केस में लगभग जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो 30 cm इनवर्स हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जैसे इसकी बात करें, ये 7 मेंबर्ड कीटोन है, 1 2 3 4 5 6 7। इसके लिए कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान 1702 है। 6 मेंबर्ड में इसकी वैल्यू 1715 हो गई। 5 मेंबर्ड में 1745 cm इनवर्स तक पहुँच गई। फिर बात करते हैं 4 मेंबर्ड कीटोन में, तो ये 1780 पे इसकी वैल्यू में देखने को मिलेगी। और 3 मेंबर साइक्लिक कीटोन में इसकी वैल्यू 1850 तक बढ़ जाएगी। यानी S कैरेक्टर में वृद्धि होने के साथ में जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं हम। तो वैसे हमें पता है जो एस्टर जो होता है उसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमें 1735 cm इनवर्स पे देखने को मिलती है। अब साइक्लिक एस्टर की बात करें यानी इलेक्ट्रॉन की, तो उस केस में 6 मेंबर जो रिंग है उसमें भी वही वैल्यू देखने को मिलेगी, यानी 1735 cm इनवर्स। लेकिन जैसे ही रिंग का साइज छोटा हो गया तो ये जो वैल्यू है वो 1770 तक पहुंच जाएगी। और 4 मेंबर्ड में आपको ये वैल्यू 1800 cm इनवर्स पे देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एमाइड की। तो एमाइड में हमें पता ही है कि जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1690 cm इनवर्स पर प्राप्त होती है। लेकिन जैसे ये साइक्लिक एमाइड की बात करूँ यानी लेक्टम की, तो इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, यानी 1670 cm इनवर्स पे। फिर जैसे ही रिंग का साइज़ छोटा हुआ यानी 6 से 5 मेंबर में वो कन्वर्ट हुआ तो उस केस में इसकी वैल्यू 1700 cm इनवर्स पर पहुंच जाती है। और 4 मेंबर पर इसकी जो वैल्यू है वो 1745 cm इनवर्स में प्राप्त होगी। फिर अगला एग्जांपल हम देखते हैं। इस अगले एग्जांपल की यदि बात करें तो ये सिंपली आपका एस्टर है। तो एस्टर के लिए जो बेस वैल्यू जो होती है वो होती है 1735 cm इनवर्स। लेकिन इसमें डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन के कारण इसकी जो वैल्यू है
वो हमें 1720 पे प्राप्त होगी कॉन्जुगेशन के कारण। अगले केस में क्या हुआ, जो 6 मेंबर रिंग थी वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो गई, तो इसके लिए इसकी जो वैल्यू है वो भी बढ़ गई, यानी 1750 पर पहुंच गई। अगले केस में क्या हुआ, ये वाले जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं ये इस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी ये वाला जो कार्बोनिल समूह है वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, यानी और ज़्यादा ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बोनिल समूह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो हमें 1760 पे प्राप्त होगी। और ये 5 मेंबर में जैसे ही कन्वर्ट होता है इसकी वैल्यू 1800 पर पहुंच जाएगी। अब हम बात करते हैं अगले फैक्टर की, जिसका नाम है अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट, यानी यदि कार्बनिक समूह के अल्फ़ा कार्बन से हमने यदि कोई हैलोजन ग्रुप यदि जोड़ दिया तो ये हैलोजन ग्रुप क्या करेगा, -I इफ़ेक्ट के कारण कार्बनिक समूह से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि कार्बनिक समूह की जो बॉन्ड लेंथ है वो और भी कम हो जाएगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। तो जो कीटोन जो है उसके लिए आपको पता ही है, जो इसकी बेस वैल्यू जो होती है कार्बनिक समूह की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वो होती है 1715। यदि अल्फ़ा स्थिति पर यदि हैलोजन जोड़ दिया उस केस में इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाएगी, यानी 1725 हमें प्राप्त होगी। और यदि हमने एक और यदि हैलोजन जोड़ दिया तो उस केस में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो 1740 cm इनवर्स पर पहुंच जाएगी। अगले एग्जांपल में हमारे पास में एक्सिल क्लोरीन और इक्वेटोरियल क्लोरीन दे रखा है। तो इक्वेटोरियल क्लोरीन में रिपल्सन की वजह से कार्बनिक ग्रुप की और Cl के बीच में जो रिपल्सन होगा उसकी वजह से इसके लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू एक्सियल की तुलना में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट फैक्टर के बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि बात करें एसिटोफिनोन की, तो वैसे कीटोन के लिए इसकी जो बेस वैल्यू होती है वो होती है 1715, लेकिन इस एरिल पार्ट की वजह से इसकी जो वैल्यू है वो हमें मिलेगी 1685 cm इनवर्स पे। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऑर्थो स्थिति पे यदि OH ग्रुप यदि जोड़ दिया, यानी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की यदि हम बात करें तो उस केस में क्या होगा, जो फिनोलिक आपका हाइड्रोजन है वो इस कीटोन के या कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ में क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है उसको ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करेगा, खींचेगा। जो CO जो पाई बॉन्ड है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड अपनी ओर खींचेगा, जिससे कि जो कार्बोनिल ग्रुप का पाई बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी, यानी डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ जाएगी, जिससे इसके लिए फोर्स कांस्टेंट का मान क्या हो जाएगा, कम। और फोर्स कांस्टेंट का मान यदि कम हो गया उस केस में इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान भी क्या हो जाएगा, आपके कम। तो इस केस में इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान हमें 1634 cm इनवर्स पर प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं 1,3 डाइकीटोन की। तो जो कीटोटोटामर है इसमें हमें 2 स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी देखने को मिलती है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। लेकिन जैसे ही ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, यानी इनोलिक फॉर्म की बात कर रहा हूँ, उस केस में हमें केवल एक ही कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मिलेगी और उसकी वैल्यू होगी आपकी 1622 cm इनवर्स। और यहाँ मैंने लिख रखा है हाइड्रोजन बॉन्डेड कार्बोनिल ग्रुप इन इनोल फॉर्म्स
आर ऑफन ऑब्जर्व इन द रीजन 1640 से 1570, यानी ऐसे कार्बोनिल ग्रुप जिसमें हमें इनोल फॉर्म देखने को मिलेगी, उस केस में कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का मान हमें इस रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये कहानी थी कार्बोनिल कंपाउंड्स में कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ के बारे में। अगले वीडियोज़ में हम और जैसे अल्कोहल, फिनॉल है या ईथर है, इनके बारे में चर्चा करेंगे।